एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के 4th सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। एंड इसके अलावा गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर राइट नाउ आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं एंड देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्गेंथो के यथार्थवाद का बड़ा योगदान रहा है। इस कथन पर टिप्पणी लिखें। तो गाइस, आप लोगों को मैंने ये चीज़ पहले ही बोल रखी है कि मार्गेंथो जो हैं वो हमारे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। एंड गाइस, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। सो गाइस, प्लीज़ मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से मार्गेंथो वाले टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा एंड उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो गाइस, मार्गेंथो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारे कवर कराऊंगी, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। सो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से देना है कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुशासन में सम्मानीय सिद्धांतिक दृष्टिकोण है। यथार्थवाद, जिसे शास्त्रीय यथार्थवाद और परंपरागत यथार्थवाद के रूप में भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक दृष्टिकोण है जो इसके प्रतिस्पर्धी और संघर्षपूर्ण पक्ष पर जोर देता है। यह आमतौर पर आदर्शवाद या उदारवाद के विपरीत होता है, जो सहयोग पर जोर देते हैं। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख अभिनेता के रूप में राज्यों को मानता है जो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों की तलाश में कार्य करते हैं। हालांकि सभी यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की उपस्थिति से इनकार नहीं करते हैं। इस अंतर को शास्त्रीय यथार्थवाद के द्वारा खींचा गया है। इसे इस तरह से 20वीं सदी के सिद्धांतकारों द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसमें कि रेनॉल्ड, नेबर और हैंस मार्गेंथो, जिन्हें कट्टरपंथी या चरमपंथी यथार्थवादी कहा जाता है, शामिल है। शास्त्रीय यथार्थवाद राष्ट्रीय हित की अवधारणा पर जोर देता है। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन को लिखना है। एंड गाइज, आप लोगों को इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ कर जाना है। बेसिकली गाइज, जब हम बात करते हैं यथार्थवाद की, तो गाइज ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा और कितना ज़्यादा संघर्ष है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिस्पर्धी और संघर्षपूर्ण पक्ष पर जोर देता है, जो कि आदर्शवाद और उदारवाद से बिल्कुल उल्टा है, यानी कि यथार्थवाद के बिल्कुल विपरीत है। आदर्शवाद और उदारवाद नैतिकता पर, लेकिन यथार्थवाद नैतिकता का विरोध करता है। वो ये मानता है, यानी कि यथार्थवाद का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। हालांकि सभी यथार्थवादी ये नहीं कहते हैं कि नैतिकता नहीं होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। इसके अंदर जो 3 मेन थिंकर हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो हैं रेनॉल्ड, नेबर और मार्गेंथो। इन्हें कट्टरपंथी या फिर चरमपंथी यथार्थवादी कहा जाता है। इन तीनों का मानना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। और जब बात की जाए यथार्थवाद की, तो यथार्थवाद बात करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रतिस्पर्धी और संघर्षपूर्ण पक्ष की। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको ये इंट्रोडक्शन को ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हैंस जे मार्गेंथो का व्यक्तित्व। हैंस जे मार्गेंथो का जन्म 1904 में जर्मनी में हुआ। 1930 के दशक में हिटलर के नेतृत्व में जब वहां पर नाजीवाद का उदय हुआ, तो वह भागकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहां पर एक अध्यापक एवं एक चिंतक के रूप में उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई। उन दिनों अमेरिका के कानून एवं वहां की नीतियों पर नैतिकता का विशेष प्रभाव था। इसलिए मार्गेंथो ने विल्सन के आदर्शवाद का खंडन करते हुए ये कहा कि राष्ट्रीय हित
किसी भी देश का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। ऐसे में हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे तानाशाह का मुकाबला नैतिकता एवं आदर्शवाद के बदले शक्ति से ही किया जा सकता है। 1967 में प्रकाशित उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में यथार्थवाद का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। इस प्रकार यथार्थवाद वास्तविक शक्ति राजनीति पर ध्यान केंद्रित करता है और वे स्वप्न लोक या आदर्शवाद के इस विचार से सहमत नहीं है कि विश्व शांति नैतिकता और शिक्षा द्वारा संभव हो सकती है। मार्गेंतो शक्ति पर आधारित राजनीति को ही व्यवहारिक और वास्तविक मानते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से मार्गेंतो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उनको यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर देती हूँ। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये गाइस कि मार्गेंतो का जन्म कब हुआ? 1904 के अंदर। जर्मनी में मार्गेंतो रहा करते थे, लेकिन 1930 में जब वहाँ पे नाजीवाद का उदय हुआ तो वह भागकर अमेरिका चले गए। अमेरिका के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना नाम बनाया और वहाँ पर जाकर उन्होंने विल्सन, जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका जो आदर्शवाद का सिद्धांत था उसका खंडन किया। उनके अनुसार आदर्शवाद सिर्फ एक सपना है और आदर्शवाद के जरिए हम अपने राष्ट्रीय हित को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि आदर्शवाद के जरिए हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का मुकाबला नहीं किया जा सकता और इनका जो मुकाबला किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति से ही किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को जो नेक्स्ट पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है वो याद रखना है आप लोगों को 1967 में प्रकाशित उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम, जिसका नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशन। तो दोस्तों, इस बुक का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी के अंदर मार्गेंतो ने यथार्थवाद के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ों को ध्यान रखना है एंड होप सो आप लोगों को ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है यथार्थवाद के 6 सिद्धांत। दोस्तों, मार्गेंतो ने यथार्थवाद से रिलेटेड 6 सिद्धांत दिए हैं। इन 6 सिद्धांतों को आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये मार्गेंतो द्वारा बोले गए स्टेटमेंट हैं, तो आप लोगों को इनके अंदर चेंजेस नहीं करने हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम इस वाले पॉइंट को भी देख लेते हैं। सो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम हमारे 6 सिद्धांतों के बारे में देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा दोस्तों, उसके अंदर बताया गया है कि राजनीतिक यथार्थवाद का मूल तत्व राष्ट्रीय हित की अवधारणा है। मार्गेंतो राष्ट्रीय हित की परिभाषा शक्ति के संदर्भ में की है। उनके अनुसार जब तक दुनिया राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रों में संगठित है, तब तक विश्व राजनीति के सभी फैसले राष्ट्रीय हित के आधार पर ही तय होते रहेंगे। इस संबंध में ये मान्यता है कि राजनीतिक गण शक्ति के संदर्भ में परिभाषित राष्ट्रीय हित के अनुकूल ही कार्य करते हैं। अंततः विदेश नीति के कार्यान्वयन करने वाले राजनेताओं की मनोवृत्ति को समझना जरूरी है। मार्गेंतो के अनुसार मानव प्रकृति के 2 प्रमुख लक्षण हैं, स्वार्थपरता और संप्रभुता की लालसा। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 के अंदर मार्गेंतो बोलना चाहते हैं कि बेसिकली यथार्थवाद जो है उसका जो मूल तत्व है वो है राष्ट्रीय हित की अवधारणा, यानी कि राष्ट्रीय हित जब तक रहेगा तब तक यथार्थवाद का सिद्धांत रहेगा। और राष्ट्रीय हित की परिभाषा को वो शक्ति के रूप में संदर्भित करते हैं, यानी कि जिस राष्ट्र के पास जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उसके राष्ट्रीय हित को पूरा करने की उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा क्यों है और ये कब तक हमारे संसार में रहेगी। तो मार्गेंतो कहते हैं कि जब तक राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रों में संगठित रहेगा हमारा विश्व, यानी कि हमारी पूरी दुनिया राष्ट्रों में संगठित रहेगी, तब तक जितने भी फैसले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लिए जाएंगे वो सारे राष्ट्रीय हित पर आधारित होंगे। और इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई देश अपने देश की विदेश नीति बनाता है तो वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखता है कि उसका राष्ट्रीय हित उस विदेश नीति से पूरा हो। इसके लिए वो अपने राजनीतिक गणों की मनोवृत्ति को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई देश है वो अपने देश की कोई विदेश नीति बना रहा है और उस विदेश नीति को बनाने वाला पर्सन ही करप्ट हो जाता है या फिर वो कोई ऐसा काम कर देता
देता है जो कि उसके तो पक्ष में है, लेकिन जो हमारी विदेश नीति है या राष्ट्रीय हित है उसके विपरीत है। इसलिए मार्गेंथो कहते हैं कि उन राजनेताओं की मनोवृत्ति को समझना जरूरी है जो कि विदेश नीति को बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि मानव प्रकृति के दो प्रमुख लक्षण हैं, स्वार्थपरता और संप्रभुता की लालसा। तो इसलिए दोस्तों ये आप लोगों को इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट को समझना है। होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है राष्ट्रीय हित की अवधारणा समय अनुसार बदलती रहती है। बदलती हुई उसके अनुकूल नीतियां तय की जाती हैं। राजनीतिक यथार्थवाद में राष्ट्रीय हित की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। मार्गेंथो का विचार है कि राजनीतिक गतिविधियों का निर्धारण करने वाले हितों के संचालन में पर्यावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सो दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट यानी कि हमारे 6 सिद्धांतों में से जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है उसके अंदर मार्गेंथो कहते हैं कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय हित की जो परिभाषा है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो समय के अनुसार बदलती रहती है। यहाँ पे आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कोई विकासशील देश है, यानी कि विकासशील देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित होता है वो होता है उसको खुद को विकसित करना, खुद को और ज़्यादा पावरफुल बनाना। क्योंकि अगर वो इसी तरीके से कमज़ोर रहेगा, विकासशील रहेगा, तो बाहर की जो कंपनियां हैं, बाहर के जो लोग हैं, जो दूसरे ताकतवर देश है, वो उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे। तो इसीलिए उस देश का राष्ट्रीय हित उस टाइम पे ये रहता है कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाए। वहीं पे जब हम बात करते हैं एक विकसित देश की, तो गाइस विकसित देश की अगर हम बात करते हैं तो उसका राष्ट्रीय हित वर्तमान समय में क्या है। वर्तमान समय में पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है विकसित देशों के लिए, क्योंकि उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके देश के अंदर पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। तो उनके लिए पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को सुधारना ये राष्ट्रीय हित है। तो इस तरीके से अलग अलग देशों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय हित हो सकते हैं और राष्ट्रीय हित कभी भी सेम नहीं रहता, वो समय के अनुसार बदलता रहता है। तो दोस्तों आपको पॉइंट नंबर सेकंड को ऐसे याद रखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। दोस्तों पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा कि राजनीति पर वस्तुनिष्ठ कानूनों का वर्चस्व होता है। इन कानूनों की जड़ मानव स्वभाव में होती है। जिन नियमों के अनुसार मानव समाज में विचरण करता है वे शाश्वत है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली थर्ड वाले पॉइंट का मतलब ये है कि मार्गेंथो ये कहते हैं कि जो हमारा कानूनी व्यवस्था है, जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कानून या नियम बनाया जाता है तो वो मानव स्वभाव को देखकर बनाया जाता है। बेसिकली वो जो नियम या कानून बनाया जा रहा है उसकी जो जड़ होती है वो मानव स्वभाव के अंदर होती है। उसको इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि मानव किन नियमों के अनुसार समाज में रहता है, कैसे वो अपने जीवन को यापन करता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है राजनीतिकगण अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या अपनी इच्छा के अनुसार करते आए हैं। दूरदर्शिता राजनीति का मूल मंत्र है। अंततः सार्वभौमिक नैतिक नियमों को अपने अमूर्त रूप में राज्यों की गतिविधियों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हमारे पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये कहा जा रहा है कि जब भी हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो उसके अंदर जितने भी जो हमारे अलग अलग देशों के लोग होते हैं, बेसिकली वो राजनीतिकगण जो कि हमारी विदेश नीति बनाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को अपने अनुसार बताते हैं, अपने अनुसार उनकी व्याख्या करते हैं। क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो दूरदर्शिता है वो राजनीति का मूल मंत्र है। तो यानी कि वो अपने अनुसार उनकी व्याख्या करते हैं और उन नियमों के अनुसार अपने राज्य की गतिविधियों को लागू करते हैं। क्योंकि अगर एज इट इज़ उनको समझा जाए, यानी कि मान लीजिए कोई इंटरनेशनल कानून है या इंटरनेशनल कोई नियम है, अगर वो हमारे राज्य के लिए सही नहीं है या देश के लिए सही नहीं है, तो उसकी व्याख्या वो इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे जिससे कि अगर वो उसे लागू करें तो उनके देश के ऊपर, उनके राष्ट्रीय हित के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उनके जो गतिविधियां हैं उनको लागू करने में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 5 की।
तो गाइज हमारा पॉइंट नंबर 5 है, यथार्थवाद प्रत्येक राज्य को एक ऐसे कर्ता या अभिनेता के रूप में देखता है जो शक्ति द्वारा अपने हितों की वृद्धि में कार्य कर रहे हों। ये किसी राष्ट्रीय विशेष के नैतिक मूल्यों और शाश्वत सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में किसी साझा पहचान को स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यथार्थवाद का मानना है कि किसी भी पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो राज्य है वो प्रमुख करता है और उसके हितों की वृद्धि, वो अपने हितों की वृद्धि के लिए हमेशा कार्य करता है। तो यथार्थवाद का मानना यह है कि अगर कोई देश या कोई राष्ट्रीय ऐसा कह रहा है कि वो अपने हित के बारे में नहीं सोच रहा है बल्कि नैतिक मूल्यों के थ्रू चलने की कोशिश कर रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है, एक झूठी पहचान बना रहा है, एक साझी पहचान बना रहा है, जिसे यथार्थवाद स्वीकार नहीं करता है। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। अब बात करते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 6 की। सो दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 6 है कि राजनीतिक यथार्थवाद के अनुसार राजनीतिक को एक स्वायत्त विषय समझना चाहिए। ये शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय हित पर बल देता है, जिसे गैर राज्य अथवा गैर राजनीतिक विषयों का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, 6 पॉइंट के अंदर मार्गेंथो कहते हैं कि राजनीतिक यथार्थवाद को राजनीति का एक अलग विषय समझना चाहिए और इसको अलग से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हित पर बल देता है और इसके अंदर गैर राज्य अथवा गैर राजनीतिक विषयों का कोई स्थान नहीं है। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इन सारे पॉइंट्स को समझना है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शास्त्रीय और परंपरागत यथार्थवाद निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि। राजनीतिक यथार्थवाद की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा नाम ही शक्ति के लिए संघर्ष है। किसी भी देश का राष्ट्रीय हित अपनी प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना होता है। इसके बारे में वह कोई भी समझौता या सौदा नहीं हो सकता। अन्य विषय गौण हो सकते हैं जिन पर शायद समझौता किया जा सके। सो दोस्तों, हमारे पॉइंट नंबर 1 के अंदर फिर से वही बात कही गई है कि राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि, यानी कि अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाना, उसमें वृद्धि करना। राजनीतिक यथार्थवाद, यानी कि जब हम यथार्थवाद की बात करते हैं तो यथार्थवाद का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के लिए संघर्ष। तो यथार्थवाद को अगर हम किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं तो वो है शक्ति के लिए संघर्ष। एंड इसके अंदर बताया जा रहा है कि एक राष्ट्र के लिए अपनी प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक देश के अंदर चाहे कितनी भी राजनीतिक हलचल चल रही हो, लेकिन जब बात उस देश की अखंडता और एकता के ऊपर आ जाती है तो पूरा देश एकजुट खड़ा हो जाता है। सो दोस्तों, राष्ट्रीय अखंडता एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता और ना ही इसके बारे में कोई सौदा किया जा सकता है। अन्य विषयों के बारे में फिर भी थोड़ा सा समझौता किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय अखंडता के बारे में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव। किसी भी देश का हित इस बात में निहित है कि वह अपने प्रादेशिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों की वृद्धि के लिए प्रयास करे। जिन देशों की इच्छा दूसरों पर नियंत्रण रखने की होती है, वे न केवल अपने भौगोलिक विस्तार चाहते हैं बल्कि अपनी विचारधारा की गति के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं। शक्तिशाली देश क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ कमजोर देशों के ऊपर आर्थिक एवं सांस्कृतिक वर्चस्व थोपने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच ऐसे ही वर्चस्व को लेकर मनमुटाव चल रहा था। सो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है इस पॉइंट के अंदर कि जो शक्तिशाली देश होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो कमज़ोर देश हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके से नियंत्रण करा जा सके और उन देशों के अंदर अपनी सांस्कृतिक, अपनी आर्थिक और अपनी प्रादेशिक संस्कृति को फैलाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो अमेरिका एंड सोवियत संघ 2 ग्रुप में पूरी दुनिया बट गई थी और उस टाइम पे अमेरिका ये चाह रहा था कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो सारे उसकी तरफ आ जाएं एंड
उसके कल्चर को अडॉप्ट कर लें या फिर वो अपने कल्चर को उन छोटे छोटे देशों में फैला सकें। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ भी ऐसा ही करना चाह रहा था कि जो कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ उसकी तरफ आ जाए एंड वो उनके अंदर दखल अंदाजी कर सके एंड वहाँ पे अपना जो सांस्कृतिक वर्चस्व है, राजनीतिक वर्चस्व है, वो फैला सके। सो ये इस तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे पॉइंट नंबर 3 के बारे में। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 3 है अधिकतम शक्ति एवं सुरक्षा। प्रत्येक राज्य का सर्वोपरि उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा होता है। राज्य अपने हित की वृद्धि के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिनसे प्रभाव भी कहते हैं। यथार्थवाद का विश्वास है कि प्रत्येक देश की विदेश नीति उसकी शक्ति से निर्धारित होती है। प्रत्येक देश अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। मार्गेंथो ने लिखा है, जो लोग शक्ति का होते हैं और जिन पर इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके बीच एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है। कभी कभी कुछ सरकारें अपने देश के राष्ट्रीय हित का गलत अनुमान लगा लेती हैं, इस कारण वे त्रुटिपूर्ण विदेश नीति निर्धारित करती हैं। सो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है इस वाले पॉइंट के अंदर कि अधिक से अधिक शक्ति हासिल करना और अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना ही किसी भी देश की विदेश नीति का मेन उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिकली हमारे देश का राष्ट्रीय हित क्या है। अक्सर लोग जो होते हैं या जो अक्सर जो कंट्रीज़ होती हैं वो गलत अनुमान लगा लेती हैं अपने राष्ट्रीय हित का, जिसकी वजह से उनकी जो विदेश नीति है वो खराब हो जाती है। मार्गेंथो ने लिखा है कि जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिन पर इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे बेसिकली मार्गेंथो कहना चाहते हैं कि जब किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमज़ोर देश के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उनके बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है। सो दोस्तों इस तरीके से आपको इस पॉइंट को समझना है कि कभी भी जब कोई देश अपने राष्ट्रीय हित के बारे में सोचे तो उसके बारे में सही से विचार करें, क्योंकि अगर राष्ट्रीय हित का गलत अनुमान लगाया जाएगा तो विदेश नीति में बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी और विदेश नीति त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। सो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट फिनिश होते हैं। होप सो आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा निष्कर्ष। तो दोस्तों लास्ट में आपको निष्कर्ष कुछ इस तरीके से देना है कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हांस जे मार्गेंथो द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद के सिद्धांत की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि किस तरह आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो राष्ट्रीय अधिक से अधिक शक्ति हासिल करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं तथा नैतिकता द्वारा विश्व में शांति की स्थापना की कल्पना वर्तमान समय में एक कोरा स्वप्न बनकर रह गई है। हांस जे मार्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय हित से बढ़कर आज एक राष्ट्र के लिए कुछ और नहीं है तथा अगर उसे अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करनी है तो उसे इस शक्ति संघर्ष में लगातार प्रयास करते रहना होगा। सो दोस्तों लास्ट में आपको इस तरीके से निष्कर्ष लिखना है एंड उम्मीद करती हूँ गाइस आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों देखिए मैंने आप लोगों की 4th सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब आप लोग भी फटाफट से तैयार हो जाइए एंड अच्छे से वीडियोस को फॉलो कीजिए गाइस। ये सारे क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।